नमस्कार दोस्तों, हमारा कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक चल रहा है भारत में संघीय व्यवस्था, और भारतीय संघीय व्यवस्था के हमने कल प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम उससे आगे चलते हैं और आज हम पता करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, तो एकात्मक लक्षण किस प्रकार से हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार भारतीय संविधान एकात्मक भी है उसको हम सिद्ध करेंगे। इसका पहला पॉइंट क्या है, देखो भारतीय संविधान एकात्मक कैसे होता है, उसका सबसे बड़ा एक तरीके से पहचान कह लेते हैं या सबूत कह लेते हैं कि भारत में संपूर्ण देश में कितने संविधान हैं, एक संविधान। अर्थात भारत में राज्य तथा केंद्र दोनों के लिए ही एक ही संविधान है, बल्कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान की व्यवस्था होती है। नोट कीजिए, भारत में केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग संविधान ना होकर एक ही संविधान है। अर्थात भारत में राज्यों के लिए पृथक से संविधान नहीं बनाया गया है। समझ में आया कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र का अलग संविधान होता है, राज्यों का अलग संविधान होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही कितने संविधान है, एक ही संविधान है, और वो भी कैसा है, सर्वोच्च, सबसे बड़ा, उससे बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए भारत में राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं बनाया गया। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां। देखिए, अवशिष्ट शक्तियों से आशय ऐसे विषयों से है, ऐसे विषयों से है जिनका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं किया गया है। ऐसे विषयों पर अनुच्छेद 248 के तहत कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। समझ में आ गया कि अवशिष्ट यानी कि अलग से, अर्थात ऐसे विषय जिसका वर्णन ना तो राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, लेकिन ऐसे विषयों पर कानून बनाना जरूरी है। तो ऐसे विषयों को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया है वो अनुच्छेद 248 के तहत सिर्फ किसको दिया गया है, केंद्र को। राज्य को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इससे भी एकात्मक सत्ता या शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। किसके ऊपर लेकर, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने को लेकर जो एकात्मक शक्ति प्रदान है वो किसको प्रदान की गई है, केंद्र को प्रदान की गई है। तो दोनों क्लियर
कि एक संविधान है पूरे देश के लिए और अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों के हैं। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा संविधान संशोधन। तीसरा है संविधान संशोधन। क्या है इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन संसद में किया जाएगा। अधिकतर संशोधन केंद्र द्वारा ही किए जाते हैं तथा ऐसे कुछ ही संशोधन होते हैं जिस पर राज्य सरकारों की सहमति ली जाती है। इस प्रकार संविधान संशोधन में भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है। क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में फेरबदल किए जा सकते हैं, नियमों को बदला जा सकता है, नए जोड़े जा सकते हैं और इस संशोधन को करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। अब जैसे मान लो 100 संशोधन होते हैं तो 100 में से 80 संशोधन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा ही किए जाते हैं, राज्य सरकार दखल नहीं देती। और कुछ यानी नाम मात्र के ही ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें राज्य सरकारों की सहमति ली जाती है। तो इससे भी संविधान संशोधन में भी केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान है, अर्थात अधिक शक्तिशाली है। तो इससे भी भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। चौथी है हमारे शक्तियों का विभाजन। देखते हैं भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य कानून निर्माण के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में
केंद्र का निर्णय मान्य होगा। पहली कंडीशन कि जैसा कि आपको मैंने बताया है कि भारत में संविधान में शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया, जो 3 सूचियों में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषयों पर सारे कानून कौन बनाता है? केंद्र। राज्य सूची के विषयों पर सारे कानून कौन बनाता है? राज्य। और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र मिलकर बनाते हैं। लेकिन क्या हो जाए कि यदि किसी समवर्ती सूची के विषय को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य क्या हो जाए? विवाद हो जाए, टकराव पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और मान्य होगा, राज्य की एक तरीके से कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहां से भी प्रूफ होता है कि शक्तिशाली कौन है? केंद्र। अब इसी में दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि, चलो ऊपर नोट करते हैं, इसी से आगे लिखना है। यदि राज्य विधानसभा भंग या निलंबित है तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून केंद्र बनाता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है। इस प्रकार शक्तियों का पृथक्करण होते हुए भी शक्तियां केंद्रीकृत हैं। ठीक है, तो यहां तो समझ में आया। अब ऊपर चलते हैं राज्य सूची के विषय को लेकर। भाई समवर्ती सूची में तो केंद्र शक्तिशाली हो गया, राज्य सूची में कैसे है कि यदि राज्य की विधानसभा क्या हो, भंग या निलंबित हो, चल नहीं रहो, तो उस समय राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। नंबर 1 कंडीशन हो गई। दूसरी क्या हो गई है कि हमने पिछली क्लासों में राज्यसभा के विशेष अधिकारों में पढ़ा था कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है? केंद्र को। तो यहां पे भी देखो केंद्र शक्तिशाली है, यहां पर भी केंद्र शक्तिशाली है, यहां पर भी केंद्र शक्तिशाली है। भाई अंत में देखो शक्तियां बांटी तो गई हैं, लेकिन फिर भी शक्तियां कैसी हैं? केंद्रीकृत, अर्थात शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। तो इन सब से पता चलता है कि भारत में कौन सी व्यवस्था भी देखने को मिलती है? एकात्मक। अर्थात इन सब के बावजूद अंतिम शक्ति किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। शक्तिशाली किसको रखा गया है? केंद्र को रखा गया है। अंतिम पॉइंट है इस लेसन का, 5वां पॉइंट लिखिए।
एकल नागरिकता। और इसी के साथ अपना ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एकल नागरिक। देखिए, भारत में केंद्र तथा राज्यों में दोहरी नागरिकता को ना अपनाकर एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। जो कि भारत में एकात्मक ढांचे को दर्शाता है। देखो क्या है, संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र के लिए तो अलग नागरिकता होती है और राज्यों के लिए अलग नागरिकता होती है। लेकिन भारत और ऐसी नागरिकता क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता, जहां केंद्र के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कितने प्रकार की नागरिकता दी गई है, एक ही प्रकार का, अर्थात सिर्फ भारतीय की नागरिकता मिलती है, राज्यों की नागरिकता हमें नहीं मिलती है। और यह लक्षण भी भारत में कौन सा शासन दर्शाता है, एकात्मक ढांचा, एकात्मक शासन दर्शाता है। तो ये हमारे कुछ लक्षण थे जिससे हमें पता लगता है कि भारत में कौन सा, भारतीय संविधान में कौन सा शासन भी देखने को मिलता है, एकात्मक शासन भी देखने को मिलता है। इसी के साथ मित्रों अपना ये लेसन समाप्त होता है। अब हमारा अगला जो लेसन शुरू होगा वो कल शुरू होगा, और अगला जो लेसन हमारा है वो अब संसद के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस लेसन को अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से उतारना है, और हम यहाँ आपके यहाँ घर भी आएंगे, चेक करने आएंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं या नहीं हैं। तो हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। हम आपको इतनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और घर बैठे अपनी स्टडी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है, आपको घर पर ही मेहनत करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।